हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी जो है बॉस, आपकी एसएसटी वाली सोशल साइंस वाली जो एसएसटी है, उसमें हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था सिविक्स का। चैप्टर 10 लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। इस चैप्टर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको समझाया था, बेसिक समझाया था गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए थे। 3 ऑर्गन्स डिस्कस किए थे हमने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मैं चाहूंगा यार प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वाली वीडियो को देखें, मजा आएगा आपको, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। क्लास सिक्स्थ हल्के में ना ले बॉस, हर जगह काम आती है बॉस, है ना। तो आज के टॉपिक जो है हमारे, आज कोशिश करूंगा अगर पूरा हो जाए तो ये, नहीं तो फिर जितना हो पाता वो देखते हैं अभी, है ना। तो आज का टॉपिक है पहला हमारा 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको समझाता हूँ 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या है बॉस। देखो, यू नो वेरी वेल, अपना प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत में अगर आपसे पूछे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितने, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितने, तो आप बताना बॉस कि भारत में 3 लेवल पे सरकार पाई जाती है। सब 3 लेवल पे सरकार कैसे पाई जाती है, इसको ऐसे एक मैं वो भी बना सकता हूँ, इसका एक एक पिरामिड फॉर्म में भी समझा सकता हूँ। सबसे ऊपर जो सरकार है उसको हम बोलते हैं बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी जो होती है बॉस दैट इज लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट आपकी गांव में भी होती है, उसको हम बोलते हैं रूरल गवर्नमेंट। और एक आपकी शहरों में होती है, उसको हम बोलते हैं अर्बन गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? अर्बन गवर्नमेंट। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था बॉस, 2 लेवल थे हमारा। पहला लेवल था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा लेवल था आपका स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बाद में आया बॉस। कब आया? 1992 में आया था बॉस। कब आया था? 1992 में। हमारे संविधान में सुधार किया गया था। एक सुधार किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। उसके तहत आता है हमारा पंचायती राज सिस्टम। क्या आता है बॉस? पंचायती राज सिस्टम। धीरे धीरे इनके बारे में आगे जैसे जैसे चलोगे और मजा आएगा, मैं समझाऊंगा। उसी को हम बोलते हैं रूरल गवर्नमेंट। गांव में जो सरकार होती है उसको पंचायती राज सिस्टम या रूरल गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसका नाम था बॉस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 1992 में आया था। और इससे आता है म्यूनिसिपलिटी सिस्टम। कैसा सिस्टम आया था? म्यूनिसिपलिटी सिस्टम आता है। और म्यूनिसिपलिटी सिस्टम से आपको देखने को मिलेगी हमारे यहाँ पे अर्बन गवर्नमेंट आ जाती है, म्यूनिसिपलिटीज आ जाती हैं। तो 3 लेवल हो गए। तो तीसरा लेवल ध्यान रखना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको हमारे संविधान में सुधार करके लाया गया था। तो भारत में मोटे मोटे तौर पर आज की डेट में अगर कोई पूछे, एक तो होती है बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश की सरकार। जैसे राइट नाउ हमारे पूरे सेंटर की सरकार बीजेपी की सरकार है, या हम कह सकते हैं इसके गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार, है ना। और पीएम आपको पता ही है मोदी जी, 2 ये पीएम हो गए हमारे, ठीक है। दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, कैसी सरकारें होती है स्टेट लेवल पर। भारत में आपको पता है, भारत में भैया अपने में आपको देखने को मिलेगा 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28। तो 28 स्टेट्स में जो सरकार होगी दैट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। कमेंट करके बताओ भाई आपने स्टेट में कौन है सीएम। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं बॉस, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, योगी जी हो गए, ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। फिर तीसरे लेवल की जो सरकार होती हैं, इनको थोड़ा हम अलग कलर से लिख देते हैं, उनको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट बॉस? लोकल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, गांव में होती हैं तो इसको रूरल गवर्नमेंट बोलते हैं। आपने देखा होगा गांव में भैया सरपंच साहब होते हैं, और शहर में होते हैं तो इसको हम अर्बन गवर्नमेंट बोलते हैं। आपने अपनी गली में, अपने मोहल्ले में देखा होगा, अपने मोहल्ले में वार्ड होता है, वार्ड का एक मेंबर होता है जिसको काउंसिलर या पार्षद बोलते हैं, हो गए लोकल। तो बताओ कितने लेवल हो गए बॉस? मोटे मोटे लेवल 3 हो गए। कितने लेवल हो गए? 3 लेवल हो गए। ये बॉस अपनी एक कॉपी मेंटेन करें, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इन सारी चीज़ों को लिखते चले, मजा आएगा आपको, ठीक है। ओके, तो अब हम बुक को पढ़ देंगे। मैंने बताया था बुक के साथ साथ मैं आपको बेसिक्स और एकदम करंट के साथ रिलेट करके चलूंगा। ये जो मैं कराता हूँ, जो आपको यहाँ पे बेसिक्स कराता हूँ, इनको लिखा करो, फिर देखना आपको मजा आएगा पढ़ने में। फिर हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, राइट। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट 2 लेवल्स। जनरली आपको देखने को मिलेगा सरकारें 2 लेवल पर होती है। मैंने बताया था, एक तो होती है नेशनल लेवल पर और दूसरी होती है भैया स्टेट लेवल पर। दो सरकारें होती हैं जनरली गवर्नमेंट्स की बात करें तो।
तो पहली कैसी हो गई, नेशनल की, और दूसरी लोकल की। लोकल यहाँ पे मतलब स्टेट की बात चली है। इन मैनी कंट्रीज, जैसे हमारा प्यारा भारत, इनमें 3 लेवल्स होते हैं या टीयर्स कह सकते हैं, लेवल्स कह लो या टीयर्स कह लो। जैसे मैंने बनाया था ना चार्ट, ये वाला चार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनको हम बोल सकते हैं 3 टीयर सिस्टम। कैसा सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम। लोकल, स्टेट या रीजनल और नेशनल, 3 लेवल हो गए। यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर्स, अलग अलग लेवल अलग अलग मैटर्स पे काम करता है। टू यूज एज ए कंपेरिजन, इफ ए बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब स्विच, फ्यूज, etc. If that does not work, you may call an electrician, and if it is found that the problem is not within your home, you may need to go to electricity board and file a complaint. These are 3 levels of dealing with the problem. देखो बॉस कितनी अच्छी मतलब एग्जांपल दिया गया है कि यार आपके घर में एक बल्ब नहीं जल रहा है बॉस, है ना। तो बल्ब नहीं जल रहा है तो सबसे पहले तो आप खुद के घर में देखोगे भाई, बल्ब घर में कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब तो खराब नहीं हुआ, फ्यूज तो खराब नहीं हुआ, घर की वायरिंग देखोगे। लेवल 1 आपने अपने घर में देखा, ठीक है, नहीं चला बॉस। दूसरा फिर ये क्या करें, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रीशियन बुलाओगे। क्या बुलाओगे, इलेक्ट्रीशियन चेक कर रहा भैया, देखो दूसरा लेवल हो गया। इलेक्ट्रीशियन भी नहीं कर पा रहा है तो फिर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेन करोगे, साहब हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही। तो ऐसे 3 लेवल यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये अपना लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये बड़ा प्यारा सा चार्ट है, ऑल्दो मैंने बनाई दिया आपका, है ना। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसको कह सकते हो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल, पूरे देश की जो सरकार होती है, देश की सरकार। फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों के लेवल पर। आपको मैंने बता दिया भारत में स्टेट्स की बात करें 28 स्टेट्स हैं, 28, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें बॉस 8 यूटीज हैं। और 8 यूटीज में से 3 यूटीज ऐसी हैं जहां पे आपको सीएम देखने को मिलेगा। कौन कौन सी 3 यूटी हैं जहां पे सीएम देखने को मिलता है, बाकी में सीएम नहीं होता। 5 में ध्यान रखना, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, वही एडमिनिस्ट्रेटर रूल करता है इन 5 को, ठीक है। तो 3 कौन सी यूटीज है जहां पे यूनियन टेरिटरीज है जहां पे सीएम होता है, एक तो है भैया दिल्ली, दूसरी है पुदुचेरी, और तीसरी अभी बन गई है आपकी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बॉस। बाकी 28 स्टेट्स में क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। फिर तीसरी लोकल गवर्नमेंट होती है जो आपके शहर या गांव के लेवल पर होती है। 3 लेवल हो गए बॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ये मैं बता चुका हूं आपको। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर ए फ्यू डेज देयर इज ए फ्लड इन द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इट इज नॉट टू सीवियर, द लोकल अथॉरिटीज मे बी एबल टू डील विद इट। इफ इट इन्वॉल्व सीवियर टाउन एंड मेनी villages, the state government will step in, send rescue team to help affected people. But if it is a massive flood affecting vast area, central government may also come to help, sending relief supplies and army etc. So there are again 3 level. देखो यहाँ पे एक अगेन एग्जांपल दे दिया बहुत प्यारा सा कि यार आपके यहाँ पे बरसात हो रही है, अगर बरसात बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो आपकी लोकल अथॉरिटीज उसको डील कर लेंगी। अगर इसमें कई सारे शहर और कई सारे विलेज जुड़ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी। और बहुत एरिया अगर कवर कर रही है फ्लड, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, वो आपको सहायता भेजेगी। रिलीफ का मतलब सहायता भेजेगी बॉस, ठीक है। तो मेनी ऑफ अवर इंस्टीट्यूशंस हैव मोटोज इंस्पायर्ड बाय विजडम ऑफ अवर एंशिएंट टेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो फॉर एग्जांपल इज सत्यमेव जयते। हमारी सरकार का मतलब क्या है मोटो, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब यह है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जया, और वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। ये कह रहे हैं जहां धर्म होता है वहीं विक्ट्री होती है। तो ये मोटो भी ध्यान रखना भाई। गवर्नमेंट का मोटो क्या है हमारी का, गवर्नमेंट का मोटो सत्यमेव जयते, जहां सत्य होता है या सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है, यतो धर्मस्तु जय, जहां धर्म है वहीं पर विक्ट्री होती है। मोटो भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो द टेबल ऑन फेसिंग पेज प्रोवाइड ए समरी, अब वो हमने देख लिया 3 लेवल होते हैं, उसको छोड़ो है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 ऑर्गन्स बता रखे हैं। जुडिशरी अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होते हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो नेशनल लेवल पर मैंने बताया था पार्लियामेंट होता है, और पार्लियामेंट के 2 घर होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। स्टेट लेवल पर भी 2 हाउस होते हैं बॉस। स्टेट लेवल पर एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे देखो स्टेट असेंबली या विधानसभा होती है एक, तो
नोट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव सिंगल असेंबली, फ्यू स्टेट हैव टू। इसको मैं आपको अलग से एक चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है। स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर में दो चीज़ आती हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ज़्यादातर स्टेट में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउस का मतलब क्या है, जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं उसको और डिस्कस किए जाते हैं, पास किए जाते हैं, उसको हाउस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बॉस। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जुडिशरी मैंने बता दिया, नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट, लेजिस्लेचर में नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा बोलते हैं, और कई स्टेट में दो दो भी होते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, इसमें ध्यान रखना, एक तो प्रेसिडेंट साहब आते हैं जो कि हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब नाम मात्र के हेड होते हैं। और भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट साहब होते हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल लेवल पर कौन आ जाएगा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। एक चार्ट बनवाऊंगा, उसमें मजा आ जाएगा, चिंता ना करो अभी ना, फिलहाल देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में एक गवर्नर होता है जो नाम मात्र का हेड होता है, नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, ज़्यादा इनके पास पावर्स नहीं होती हैं, और एक सीएम होता है भैया, ठीक है। सीएम और गवर्नर दो हो गए स्टेट गवर्नमेंट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कोई, एग्जीक्यूटिव में सेंटर में क्या क्या आते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आते हैं, गवर्नर और सीएम आते हैं। फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जैसे यहाँ पे देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डिफेंस, रक्षा देखना, विदेशी मामलों को देखना, एटॉमिक एनर्जी को देखना, कम्युनिकेशन को देखना, करेंसी देखना, इंटर स्टेट व्यापार को देखना, एजुकेशन को देखना, नेशनल पॉलिसीज बनाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है बॉस, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस को देखना, लॉ एंड ऑर्डर कानून देखना, अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर जो लॉ बनाए जा रहे हैं उनको लागू करना, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल के लिए कुछ लॉ बनाए तो उनको लागू करवाना। पब्लिक हेल्थ को देखना, एजुकेशन को देखना, एग्रीकल्चर को देखना है, इरीगेशन को देखना, लोकल गवर्नमेंट को देखना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का। इसका मतलब प्रेसिडेंट भारत के जो होते हैं और स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, उनके पास कुछ ही पावर्स होती हैं, और कई बार तो वो स्पेशल कंडीशंस में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, राइट। देखो, इनको तो आप जब से पढ़ रहे होंगे ना, स्कूल जा रहे होंगे, तब से जानते होंगे यार, इनका तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ग्रेटेस्ट मतलब अपने साइंटिस्ट रहे, इंडिया में ही मतलब इनकी मतलब चर्चा नहीं है यार, दुनिया भर में इनकी चर्चा होती है। द ग्रेटेस्ट मतलब आज तक के जितने महान साइंटिस्टों में भी इनका नाम आता है। पहली बात तो भैया ये साइंटिस्ट थे, क्या थे, साइंटिस्ट। दूसरी बात, ये भारत के प्रेसिडेंट भी बने, क्या बने थे, प्रेसिडेंट। और तीसरी बात, भारत में आज जो मिसाइल है ना बॉस, मिसाइल, आज हम जिन मिसाइल्स बोलते हैं, तो मिसाइल्स को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको बोलते हैं मिसाइल मैन। क्या बोला जाता है इनको, मिसाइल मैन बोला जाता है। तो भाई साहब, अगर आपको कुछ सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। तो भाई साहब, ये पैदा कहाँ हुए थे, तो इंडिया में एक स्टेट पड़ता है बॉस, तमिलनाडु। कहाँ पर पैदा हुए थे, तो आपको मैं इंडिया का मैप बना के दिखाता हूँ, तमिलनाडु कहाँ है। तो यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट पड़ता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है रामेश्वरम। कौन सी जगह पड़ती है, रामेश्वरम। रामेश्वरम नाम की जगह पर, धनुषकोडी नामक जगह पर इनका मतलब जन्म हुआ था। तो बोर्न इन हम्बल फैमिली, बहुत ही सीधी सादी फैमिली में जन्म हुआ था। रामेश्वरम कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। 1931 में बॉस पैदा हुए थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड का मतलब फेमस साइंटिस्ट हैं, और इनका एक निक नेम है बॉस, मिसाइल मैन। याद रखना बॉस, क्या बोला जाता है इनको, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। किसको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इनके बारे में ये चीज़ भी ध्यान रखना। इनका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल रहता है, क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में। ध्यान रखना, 3 जगहों पर इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है। 3 जगह कौन कौन सी, नंबर 1 स्पेस में, नंबर 2 मिसाइल्स में, नंबर 3 न्यूक्लियर कैपेसिटी को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। भारत के ये 11वें प्रेसिडेंट बने थे। कौन से प्रेसिडेंट बने थे, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। और कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 2002 से 2007 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे थे। और इस समय मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। एक तो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2 के अंडर में मतलब कह सकते हैं 2 के साथ काम किया था। डेस्पाइट हिज हाई
स्टेटस ही रिमेन्ड डीपली कनेक्टेड टू द पीपल। मतलब यार सोचो यार, ये मतलब एक तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं बॉस, दूसरी बात भारत के राष्ट्रपति हैं, फिर भी मतलब नॉर्मल लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल जीते थे और यूथ से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, यूथ से तो बहुत ज़्यादा लगाव था। थ्रू हिज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन, हमेशा इनका एजुकेशन में भी लगाव रहता था। और लास्ट टाइम में भी अगर आपको उनको बताओ, जब इनका डेथ हुई थी तो लास्ट टाइम में भी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे भाई साहब, मतलब एजुकेशन से तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, है ना। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विद हिज ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ डेडिकेशन। इन्होंने अपने लाखों लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया था अपने ह्यूमिलिटी से। डेडिकेशन टू सोशल कॉजेज एंड कमिटमेंट टू नेशन, देश के प्रति डेडिकेटेड, हमारी सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड। It tirelessly encourage young Indians to dream big, work hard, achieve their goals। और ये भारत के जो लोग हैं ना, उनको लगातार क्या करते रहते थे, इंस्पायर करते रहते थे कि भाई बड़ा सपना देखो, हार्ड वर्क करो और फिर उनको प्राप्त करो, है ना, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर कलाम सो दैट इवन दो हिज पोजीशन एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉमिनल, ही कुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्पैक्टिंग काउंटलेस लाइफ्स। उनको पता है इनकी मतलब प्रेसिडेंट की मतलब जो पोस्ट है नॉमिनल है, फिर भी इन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव लेके आए थे। और कुछ इनकी इंस्पायरिंग थॉट्स देख सकते हो यहाँ पे, ये इनकी थॉट्स हैं। लुक एट द स्काई, स्काई की तरफ देखो। वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं है। द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस, पूरा यूनिवर्स हमारा दोस्त है। कंस्पायर ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क, हमेशा मतलब यूनिवर्स हमें हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हमारी मदद करता है। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल, अगर आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करना है तो पूरी जान लगा देनी पड़ेगी, अपने गोल के प्रति आपको डिवोटेड होना पड़ेगा। इसमें ये कह रखा है, मतलब ये भी उनकी कोट है। इफ यू फेल नेवर गिव अप, ये कह रहे हैं अगर आप फेल हो जाओ तो आप छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यार फेल थोड़ी हुआ, आपने कोशिश करी है, सीखने में पहला अटेम्प्ट है, दोबारा देखो। एंड इज नॉट द एंड, एंड नहीं है। एंड का मतलब होता है एफर्ट्स नेवर डाइज, आपके प्रयास कभी भी मरते नहीं है। इफ यू गेट नो एज एन आंसर रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपसे कोई मना करता है तो इसका मतलब अभी आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। इसलिए हमेशा हर सिचुएशन में क्या रहो, पॉजिटिव रहो। यार कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही है, राइट। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ये सुना होगा ना आपने, सपने वो नहीं होते जो सोने नहीं देते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ये भी इनका बहुत अच्छा है। If four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved। ये कह रहे यार जिंदगी में तुम्हें कुछ भी करना है ना, पहले तो यार एम बनाओ, एक बड़ा सा एम होना चाहिए आपका। दूसरा फिर नॉलेज एक्वायर करो, नॉलेज एक्वायर करो। तीसरा नॉलेज एक्वायर करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इसको लगातार मेंटेन करके रखो। फिर देखो क्या नहीं मिल जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी लाइन लिख रखी है भाई साहब, किसकी हैं ये हैं हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। यार मैं चाह रहा हूँ डेमोक्रेसी को लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अच्छा ध्यान रखना, डेमोक्रेसी के साथ साथ में कुछ 2 चार्ट और बनवाने, वो चार्ट में लास्ट वाले लेक्चर में ही बनवा दूंगा। एक टॉपिक और बचा है डेमोक्रेसी, इसके बाद ही अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा बॉस, ठीक है। सो लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।